Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about oil resources and economic issues, and further we are discuss about OPEC. So now we are start. So first is oil reserve. Basically, oil reserve denote the amount of crude oil that can be technically recovered at a cost that is financially feasible at the present price of oil. कि ऑयल रिज़र्व को हम डिनोट करते हैं क्रूड ऑयल से, मतलब खाम तेल से, ठीक है, जिसको हम टेक्निकली रिकवर्ड कर सकें, दरियाफ्त कर सकें ऐसी प्राइस पे जो फाइनेंशियली फिजिबल भी हो और प्रेजेंट प्राइस ऑफ ऑयल भी हो, ठीक है, कि जितनी हमें क्रूड ऑयल दरियाफ्त करने में जितनी कॉस्ट आएगी वो प्राइस के इक्वल हो। मतलब ऐसा ना हो कि हमें खाम तेल जो है वो रिकवर्ड ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़े और सेल कम प्राइस पे करना पड़े, तो इस तरह हम लॉस में जाएंगे। तो इसलिए ऐसे रिकवर करें ताकि कॉस्ट जो सी है वो प्राइस ऑफ ऑयल के इक्वल हो। हैंस रिज़र्व विल चेंज विद द प्राइस, के रिज़र्व जो सी होती हैं वो प्राइस को चेंज कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वालिटी अगर जो सी है वो बेटर होती है तो प्राइस डेफिनेटली फिर चेंज हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कह सकते हैं ऑल द ऑयल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द लैंड, हाउ मच रिसोर्सेज इन द लैंड एंड हाउ मच डेप्थ स्टैटिस्टिकल सर्च सच इंफॉर्मेशन। बेसिकली कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ज़मीन में, ठीक है, और उनकी डेप्थ कितनी है, इसको कौन मेजर करता है, स्टैटिस्टिकल सर्च करता है, ठीक है। ये एक इदारा है जो इसकी इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है रिज़र्व्स की। पहले हमने पढ़ा है ऑयल रिज़र्व क्या होता है, फिर अब हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ रिज़र्व्स। बेसिकली ऑल रिज़र्व एस्टिमेट, कि जो भी रिज़र्व होगा वो एस्टिमेट किया जा सकता है, जिसमें अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रिलायबल जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग डाटा आ जाता है और फिर उस डाटा की इंटरप्रिटेशन। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, रिज़र्व को एस्टिमेट करने में, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट शोज़ लेस बी लेस प्राइस ऑफ ऑयल दिस इज़ सरप्लस और इक्वल टू प्राइस ऑफ ऑयल। ज़ाहिरी बात है, वही बात जो पहले मैंने आपको बताई है कि अगर कॉस्ट जो सी होती है वो किसी भी रिसोर्स को रिकवर करने में प्राइस के इक्वल होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सरप्लस बोलेंगे। देन इट इज़ फाइनेंशियली फिजिबल। इन सिंपल वर्ड्स ये मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर तेल है ज़मीन में, ठीक है, उस ऑयल को निकालने के लिए हम जो भी मशीनरी वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है, उस मशीनरी पे इतनी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए जितनी उस तेल की प्राइस होगी सेल करने में। तो क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वो हमें लॉस में ले जाएगी, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह जो क्लासिफिकेशन है वो टू में है, वन इज़ प्रूवन या प्रूव्ड एंड द सेकेंड वन इज़ अनप्रूवन एंड अनप्रूव्ड। ओके, अब बेसिकली प्रूवन कौन से होते हैं, प्रूवन रिज़र्व वो होते हैं जो जिसमें 90% चांसेस ऑफ रिकवरी के हों, ठीक है। एंड प्रूवन रिसोर्सेज आर दोज क्लेम टू हैव रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ बीइंग रिजर्वेबल अंडर एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन एंड विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। कि वो रिज़र्व जो क्लेम करते हों कि हम किसी भी एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन में भी या किसी भी टेक्नोलॉजी में भी उनके कितने परसेंट चांस होते हैं, 90% चांस ऑफ रिकवरी होते हैं। सिंपल इसमें यही है। उसके बाद इसको हम 1P भी यूज़ करते हैं इसके लिए, या P90 भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब प्रूवन जोन है वो फर्दर कैटेगराइज है टू में, वन इज़ प्रूवन डिवेल्प्ड एंड द अदर इज़ प्रूवन अनडिवेल्प्ड। बेसिकली ये जो अगर मैम का आप लेक्चर सुने तो उस लिहाज से भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड हैं जो स्लाइड्स में नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए वो चीज़ें भी हैं, तो अगर वो स्लाइड्स में ना मिले तो जस्ट मेरी वॉइस सुन के आप उसे नोट कर सकते हैं, ओके। तो प्रूवन डिवेल्प जो से होते हैं वो बेसिकली प्रॉपर शेप में होते हैं एंड दैट आर टेक्निकली फिजिबल होते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी होते हैं। ये तीन मेन पॉइंट हैं इसके, ठीक है। लेकिन आप अगर डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन के मुताबिक प्रूवन developed are those that can be produced with existing wells and perforations, ठीक है, और form additional reservoirs where minimal additional investment is required, ठीक है। अब इसके लिए आप डेफिनेशन को एक साइड पे रखें, जस्ट ये देखें कि इसमें प्रॉपर शेप होती है, उसके बाद
ऑलरेडी स्ट्रक्चर फॉर्म में होते हैं और टेक्निकली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और इनमें हमें मिनिमल जो सी इन्वेस्टमेंट है वो रिक्वायर होती है। इसी तरह अगर आप प्रूवन अनप्रूवन देखें तो अनप्रूवन में बेसिकली सॉरी ये ऊपर स्टार्ट में आप देख रहे हैं ये PUD प्रूवन अनडिवेल्प, ठीक है। प्रूवन अनडिवेल्प बेसिकली हमारे पास कौन से होते हैं जिसके लिए एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, जो शेप में नहीं होते, जिनकी कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होती। मतलब इसको हम उल्टा बोल देंगे, जैसे प्रूवन डिवेल्प में हमने बोला है उसका इन्वर्स करेंगे तो वो प्रूवन अनडिवेल्प बन जाएगा। इस तरह अनप्रूवन रिजर्व कौन से होते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल, और ये सिमिलर हैं प्रूवन रिजर्व के। इसमें हमारे पास कितने इसमें 50% चांस ऑफ रिकवरी के होते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रूटीन, इट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर। जो प्रूवन अनप्रूवन रिजर्व्स हैं वो बेसिकली हमारे पास फ्यूचर पे डिपेंड करते हैं, प्रेजेंट रूटीन पे डिपेंड नहीं करते। इसको ज़्यादातर ऑयल कंपनीज़ या गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह ज़्यादा अडॉप्ट करती हैं फॉर फ्यूचर पर्पज़ के लिए। जैसे अब गवर्नमेंट कोई भी कह देती है कि ये हमने अब कोई भी डैम फ्यूचर में हमने लगाना है, ठीक है, उसका प्रॉपर टाइम दे देगी, उसकी कॉस्ट बता देगी कि इतने कॉस्ट में ये बनेगा और तब जाके बनेगा। ओके, बेसिकली ये सिंपल वो ही हैं जो गवर्नमेंट यूज़ करती है। उसके बाद अनप्रूवन रिजर्व्स की भी दो कैटेगरीज हैं, प्रोबेबल और पॉसिबल, ठीक है। बेसिकली जो प्रोबेबल है उसमें एट्रीब्यूट टू नाउन अकमुलेशन, ठीक है, सिंपल ये एक लाइन है, इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें 50% चांस ऑफ रिकवरी होते हैं। उसके बाद इसको P50 भी कहते हैं। और उसके बाद द सम ऑफ प्रूवन प्लस प्रोबेबल रिजर्व इज़ आल्सो रेफर टू इंडस्ट्री 2P। अब 2P हम किसे बोलेंगे, प्रूवन प्लस प्रोबेबल को। इसी तरह पॉसिबल की बात की जाए तो पॉसिबल जो से होते हैं इसमें 10% चांस ऑफ रिकवरी होते हैं, और इसको हम ये कहेंगे कि अच्छा, इसमें अब रीजंस फॉर क्लासिफिकेशन, ओके, इसमें अब बेसिकली हम ये कहेंगे 3P किसे कहते हैं। 3P के लिए आपने लिखना है प्रूवन प्लस अनप्रूवन, या अनप्रूवन की जगह आप उसकी कैटेगरीज लिख सकते हैं, प्रोबेबल या पॉसिबल, ठीक है। इनको हम 3P बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन करने की रीजंस क्या हैं। फर्स्ट तो रीज़न ये है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ जियोलॉजी की इंटरप्रिटेशन करने के लिए ज़रूरी है क्लासिफिकेशन। रिजर्व नॉट प्रोड्यूसेबल एट कमर्शलाइज रेट्स, अनसर्टेनिटी ड्यू टू रिजर्व इनफिल एंड प्रोजेक्टेड रिजर्व बेस्ड ऑन फ्यूचर रिकवरी मेथड। ये बेसिकली असल में इनकी डिटेल होगी तो तब ये समझ में आएंगे रीज़न्स इसके। इसको जस्ट आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें, ये है डिटेल में, अगर कहीं से इनका मटीरियल मिलता है तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये वही 3P की उन्होंने बताया कि 3P हम किसे कहते हैं, प्रूवन प्लस अनप्रूवन को, या प्रूवन प्लस प्रोबेबल प्लस पॉसिबल को 3P हम कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है ऑयल रिसोर्सेज। बेसिकली ऑयल रिसोर्सेज इंक्लूड ऑल ऑयल दैट कैन बी टेक्निकली रिकवर्ड एट एनी प्राइस, जिनको हम दरियाफ्त कर सकते हैं, ज़मीन से निकाल सकते हैं किसी भी प्राइस पे। रिज़र्व में बी फॉर अ वेल और रिजर्वर्स अ फील्ड अ नेशन और द वर्ल्ड, कि रिज़र्व जोन्स है वो कहीं भी हो सकता है, किसी नेशंस में भी, किस वर्ल्ड मतलब दुनिया में कहीं भी जहाँ पे भी हमें कोई भी ऑयल रिज़र्व मिलेगा तो हम उसे दरियाफ्त करेंगे। लेकिन अब चूँकि हर कंट्री जोन सा वो अपने एरिया में जो उसे मिलेगा, जो उसे दरियाफ्त होगी ऑयल की कोई भी प्रोडक्ट, तो वो खुद उसको रिकवर करने का ज़िम्मेदार है। इस तरह ऑयल रिसोर्सेज को भी डिवाइड किया गया है 2 में, कंटीजेंट और रिसोर्सेज में, और सेकंड वन इज़ प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज में। तो कंटीजेंट रिसोर्स बेसिकली वो होते हैं विच आर पोटेंशियली रिकवरेबल, ठीक है, जो फिजिबल भी होते हैं और नॉन रिसोर्सेज भी होते हैं। अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप मेंटली आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। सिंपल जो मैं मतलब मेरी वॉइस जो आपको सुनाई दे रही है, आप सिर्फ उसको नोट डाउन कर लें तो ये वही लेक्चर है जो मैम दे रही हैं, ठीक है। तो ये मैम वाला लेक्चर है, लेकिन ये डेफिनेशन में बहुत डिफ़िकल्ट वर्डिंग यूज़ हुई है, तो उस वजह से आपको समझ नहीं आएगी। तो जो डाटा इन स्लाइड्स में नहीं है आप उसको सिंपल नोट डाउन कर दें। डूज क्वान्टिटी ऑफ पेट्रोलियम एस्टिमेट एज अ गिवन डाटा टू बी पोटेंशियली रिकवरेबल फ्राम नाउन कम्युलेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें सम प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। कंटीजेंट रिसोर्सेज में वो हो जाती हैं हमारे पास, लीगल भी होती हैं, रेगुलेटरी भी होती हैं, मार्केट एक्सेस, पॉलिटिकल फैक्टर, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कंटीजेंट रिसोर्सेज को रिकवर करने में।
उसके बाद आ जाता है प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज। प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज बेसिकली इनके चांसेस रिकवरी के होते भी हैं और नहीं भी होते। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्रेडिक्शन कर देता है कि फ़लाँ जगह ऑयल के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो मे बी ऑयल ना हो वहाँ, ठीक है, चांसेस ऑफ रिकवरी होते भी हैं। या बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है कि ऑयल तो मौजूद होता है ज़मीन में, लेकिन उसको निकालने के लिए इतनी ज़्यादा कॉस्ट आ रही होती है जो उसकी प्राइस को भी मीट नहीं कर सकती, ठीक है। तो सम टाइम उनको रिकवर कर लिया जाता है, सम टाइम नहीं किया जाता। बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए इजीली होता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये मुश्किल होता है। और बेसिकली पर्सपेक्टिव रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए होते हैं। इसमें चांसेस ऑफ रिकवरी और अनरिकवरी के भी चांस होते हैं। इन सिंपल ये सारी वही शेप जो पीछे आपको समझाई है, ये सारा उसका टेबल दिया गया है, ठीक है, कि रिजर्व हमारे पास 1P 2P 3P होते हैं, ठीक है। 1P सिंपल प्रूव्ड या प्रूवन होते हैं, 2P प्रोबेबल और पॉसिबल होते हैं, और 3P हमारे पास कौन से होते हैं, प्रूवन प्लस अनप्रूवन। इस तरह कंटिजेंट रिसोर्सेज को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया हुआ है 1C 2C 3C से, ठीक है। पर्सपेक्टिव को इसी तरह लो एस्टिमेट, बेस्ट एस्टिमेट, हाई एस्टिमेट। अब ये मैडम ने कुछ भी नहीं समझाया हुआ इसमें, तो इसको अब हम नेक्स्ट ही कर देते हैं फिर। और तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे ओपेक बिहेवियर एंड वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। इसके 6 फेजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ गाइस। अल्लाह हाफिज़।